नमस्ते बच्चों। तो अपने लेसन सेकंड की बात कर रहे थे। इस सेकंड में हमने बात की थी नर युग्म कौद्भिद की संरचना के बारे में बात की थी। हमने नर युग्म कौद्भिद की संरचना अच्छे से हमने पढ़ ली थी। अब अगला जो अपना टॉपिक है वो मादा युग्म कौद्भिद की संरचना है विकास। तो मादा युग्म कौद्भिद में हम देखेंगे कि मादा युग्म कौद्भिद कहाँ होती है। हमने नर की बात की तो हमने कहा कि पुंमग होता है, उस पुंमग के अंदर पुंकेसर होता है और पुंकेसर का भाग होता है परागकोश। उस परागकोश के अंदर हमने देखा था कि परागकण बने थे और वही परागकण आगे जाकर क्या बने थे, उन्हीं को हमने क्या कहा था, आपके नर युग्म कौद्भिद। यानी जो परागकण था वो पहले लघु बीजाणु था, लघु बीजाणु से परागकण बना, परागकण का आगे क्या हुआ, परागकण क्या हुआ, आपके नर युग्म कौद्भिद का निर्माण हो। और नर युग्म कौद्भिद संरचना अगर पूछे आपसे एग्जाम में कि भाई नर युग्म कौद्भिद किसे कहते हैं, तो आप सीधा सा बात कहेंगे कि अंकुरित होते हुए परागकण को हम क्या कहेंगे, नर युग्म कौद्भिद कहेंगे। और नर युग्म कौद्भिद किसे कहेंगे, जिसके अंदर एक आपके क्या पाई जाए, आपके जो दो नर युग्मक हैं वो दो नर युग्मक यदि एक परागकण के अंदर पाए जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, नर युग्म कौद्भिद की संरचना कहेंगे। अगले हम बात करते हैं मादा युग्म कौद्भिद की संरचना एवं उसका विकास। तो ध्यान करना, बात की थी कि नर जो था उस नर का जननांग क्या था, पुंकेसर। उस पुंकेसर हमने परागकोश की बात की थी। इसी तरह मादा जो है, उस मादा का जो नर जननांग, ये मादा जननांग है, उसे हम क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, उसे हम जायांग कहते हैं। और जायांग जो है, उस जायांग में अंदर क्या पाए जाते हैं, अंडक। और अंडकों की संरचना जो होती है वो एक या एक से अधिक हो सकती है। एक अंडक भी हो सकता है, एक से ज्यादा अंडक भी हो सकते हैं। और वही अंडक मिलकर क्या करते हैं, एक जायांग का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। शुरुआत में पहले लेसन में आपने फूल की संरचना देखी थी। उस फूल की संरचना में आपने क्या देखा था कि फूल की संरचना हमने कुछ एंटीना जैसी संरचनाएं बनाई थी। उन एंटीना जैसी संरचना को हमने पुंकेसर कहा था। उसके बीच में हमने एक फूलदान जैसी संरचना देखी जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। इस फूलदान जैसी संरचना को हमने अंडक कहा था। और उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि अंडक जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं तो उसे कहते हैं संयुक्त अंडपी। यदि वो अलग होते हैं तो उसे कहते हैं वियुक्त अंडपी। और वो यदि एक संख्या में हो तो एक अंडपी, दो हो तो द्विअंडपी, तीन हो तो त्रिअंडपी, और ज्यादा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बहु अंडपी कहते हैं। यानी अंडक की जो संरचना होती है वो एक नहीं होती, एक से ज्यादा भी हो सकती है। यदि हम एक अंडक की संरचना की बात करें तो ये आपको एक अंडक की संरचना दिखाई देगी। इस अंडक की संरचना से ऊपर हम देखेंगे तो आपको दिखाई देगा वर्तिकाग्र। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। इस वर्तिकाग्र को एक और कहते हैं कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म। अब लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है कि जैसे आप देखते हैं कि हवाई जहाज आता है, वो हवाई जहाज जहाँ लैंड करता है वो प्लेटफॉर्म कहलाता है। उसी तरह जो परागकण होते हैं वो हवा में उड़ते हैं और वो परागकण हवा में उड़कर एक जगह पर कहीं ना कहीं तो आएंगे, तो वो जहाँ आते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपका वर्तिकाग्र कहलाता है। इसी वर्तिकाग्र पर क्या होता है कि परागकण आते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। समझ गए। दूसरा होता है आपके, अगर आप पतली सी संरचना आपको दिखाई दे रही है, उस पतली सी संरचना को हम क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। पतली संरचना को हम क्या कहते हैं, वर्तिका। ये वर्तिका क्या होती है, आपके जो परागकण हैं वो परागकण क्या होते हैं, इस वर्तिका से होकर आते हैं। ठीक है। इसके बाद नीचे आप दिखाई दे रहा है आपको अंडाशय। ये सबसे महत्वपूर्ण संरचना है इसकी फूल के अंदर। ये तो केवल आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये दोनों तो क्या होते हैं, सहायक होते हैं। यानी ये तो केवल क्या करते हैं, सहायता करते हैं कि जो परागकण आएगा उस परागकण को ये अपने पर बिठाएगा और यहाँ से ये क्या करे, वर्तिका उस परागकण को लेकर जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण संरचना जो है वो है अंडाशय। ये जो गोल आपको संरचना दिखाई दे रही है, मटके जैसी संरचना, इस मटके जैसी संरचना को हम कहते हैं अंडाशय। ये जो अंडाशय है, ये ध्यान रखना, तो एक पूछ ले आपसे कि अंडाशय काम क्या करता है, तो अंडाशय जो होता है वो फल का निर्माण करता है। अंडाशय किसका निर्माण करता है, फल का। फल निर्माण में क्या करता है, ये योगदान करता है। इसी के अंदर देखो आपको संरचनाएं दिखाई दे रही, इन संरचनाओं को हम कहते हैं बीजांड। क्या कहते हैं, बीजांड। ये बीजांड मैंने संख्या में, हालांकि मैंने ये लगभग 8 बनाई है, तो कोई जरूरी नहीं है कि संख्या में 8 हो,
संख्या में ये एक भी हो सकती है और अनंत भी हो सकती है, यानी बीजांड की संख्या एक से लेकर अनंत तक हो सकती है। और ये जो बीजांड होते हैं वो निर्माण किसका करते हैं? बीज का। बीजांड किसका निर्माण करते हैं? बीज का। तो इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ एक के अनंत कैसे होता है। आपने आम खाया होगा, उस आम के अंदर एक गुठली होती है, जो गुठली निकालती है वो बीज है, वो एक बीज है। इसका मतलब आम का जो फूल था उस फूल के अंडाशय के अंदर एक बीजांड था। क्या मेरी बात समझ आएगी? इसी तरह आप तरबूज खाते हैं, खाया तरबूज? आप पपीता खाते हैं, तरबूज और पपीता खाते हैं, उस तरबूज और पपीते के अंदर क्या होते हैं? बीज बहुत सारे होते हैं। इसका मतलब उनके फूल के अंडाशय के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? बीजांड पाए जाते हैं। क्या मेरी बात समझ आई कि अंडाशय एक ही होगा, समझ गए बात को? बीजांड एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो आप देखें कि पपीता जो होता है वो पपीता तो एक ही है, वो तो फल है, और पपीते के अंदर बीज कितने हैं? बहुत ज्यादा, यानी बीजांड है। उसी तरह आम है, तो आम तो एक ही, आम के अंदर गुठली जो है वो कितनी? एक है। तो एक बीजांड हो सकता है एक से ज्यादा, यानी एक से लेकर अनंत तक इनकी क्या हो सकती है? संख्या हो सकती है। और अंडाशय केवल क्या होता है? एक। ये अंडक की आपकी क्या है? संरचना है। क्या मेरी बात समझ आई कि नहीं? वापिस सुन लो, एक आपको यहाँ बता देता हूँ। चलो मैं देखो यहाँ ये मिटा के, ताकि आपको समझ आ जाए। वापिस मैं एक बार हल्के से फूल की संरचना बना देता हूँ। देखो फूल की संरचना हमने इस तरह से बनाई थी। देखें आपने इस तरह से, आपको याद होगा हमने ऐसी पहले लेसन में हमने संरचना बनाई थी, है ना टॉपिक। और इधर हमने ये इस तरह से हमने एक संरचना बनाई थी, आपको याद होगा। तो ये एंटेना जैसी संरचना दिखाई थी, इसको तुमने नाम दे दिया था पुंकेसर, आपको याद होगा। और ये जो बीच वाली संरचना है, ये संरचना है अंडा। अब यहाँ आप देखोगे तो आपको यहाँ तो अंडा एक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन एक अंडा तो हम इसलिए बनाते हैं ताकि आपको साफ सुथरा दिखाई दे। क्या जरूरी नहीं है कि एक अंडक हो। इस अंडकों की संख्या एक से कितने भी हो सकती है, एक से कितनी भी हो सकती है। और एक अंडक के अंदर बीजांड की संख्या भी कितनी भी हो सकती है। तो अब आप सोचो कि एक बीजांड के अंदर अगर ये बीज हो सकते हैं, बीजांड हो सकते हैं एक अंडक के अंदर, तो ज़्यादा अंडक होंगे तो कितने होंगे? बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो इसी तरह से तो याद समझाइए, हमने इसी की संरचना को हमने यहाँ लेकर आपको बताया है। तो वापस एक बार सुन लें। अंडक की संरचना में, अंडक की संरचना में सबसे ऊपर वाला चौड़ा सा भाग होगा, उस चौड़े से भाग को कहेंगे वृत्तिकाग्र। क्या कहेंगे? वृत्तिकाग्र। ये वृत्तिकाग्र जो होता है थोड़ा चिपचिपा सा होता है। क्या होता है? ये चिपचिपा सा। चिपचिपा क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है कि जब परागकण आकर बैठते हैं तो चिपक जाते हैं, ठीक है, ताकि हवा के साथ वापस नहीं उड़े। और ये किसके थ्रू आते हैं? कीटों के थ्रू आते हैं। कई बार जो पानी में रहते हैं, जो पौधे, उनमें पानी में तैर कर आते हैं, है ना, हवा में उड़ कर चले जाते हैं। तो कई माध्यम होते हैं, उस माध्यम द्वारा परागकण क्या करते हैं कि मादा के वृत्तिकाग्र पर जाते हैं। दूसरा भाग कहलाता है वृत्ति का, जो पतली सी संरचना होती है। इस पतली सी संरचना को हम क्या कहते हैं? वृत्तिका कहते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण है वो अंडाशय। इस अंडाशय की संख्या एक, और इस अंडाशय के अंदर संरचनाएं दिखाई दे रही है, क्या कहते हैं? बीजांड। और बीजांड की जो संरचना होती है, या बीजांड की जो संख्या होती है, वो एक से लेकर अनंत तक हो सकती है। अंडाशय निर्माण किसका करता है? फल का। और बीजांड निर्माण किसका करता है? बीज का। तो बताएं बच्चों कि यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं? कोई भी तरह का कन्फ्यूजन हो, आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो, आप कमेंट ज़रूर करें, आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। क्या मेरी बात समझ आई कि नहीं? कहीं भी दिक्कत हो आप पूछे, तो मैं उस अगले वीडियो में आपकी जो भी समस्या होगी उस समस्या को पहले आपका नाम लेकर मैं उस समस्या को समझा दूंगा। भाई ये इसने सवाल पूछा था, ये इसका आंसर है। समझ गए बच्चों? देखें आगे हम बात करते हैं कि बीजांड की संरचना की बात करते हैं। तो देखें ये जो बीजांड है, ये जो बीजांड दिख रहे हैं, इनमें से एक बीजांड को लेकर मैंने क्या किया है? बाहर निकाला है। ये बीजांड की एक संरचना कहलाती है। अब आप सोचोगे इतनी बड़ी बीजांड संरचना इतनी बड़ी होती है, हालांकि दिखती है इतनी बड़ी है, हमने इसको मैग्नीफाई करके बताते हैं,
गिरा होती छोटी सी, एकदम माइनर से दिखती है। अब तो आप सोचो कि फूल इतना सा होता है, तो फूल के अंदर अंडाशय कितना होगा और अंडाशय के अंदर बीजांड कितना सा होगा। जिस तरह हम देखते हैं कि कोशिका होती है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अलग अलग चीज़ें आपको सब दिखाई देता है, तो वो छोटी छोटी चीज़ें होती है। देखिए बीजांड की संरचना की हम बात करें तो बीजांड की संरचना में अगर हम बात करें तो बीजांड की संरचना में सबसे अंदर से हम बाहर की तरफ चलते हैं, ठीक है, सबसे अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं। देखो सबसे अंदर आपको एक गोल संरचना दिखाई देगी। इस गोल संरचना को हमें क्या कहते हैं, देखिए आपको सबसे अंदर एक गोल संरचना दिखाई देगी। इसको अलग चीजों को बाहर ला के बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो आपको एक गोल संरचना आपको ऐसे दिखाई देगी, इस तरह की संरचना ऐसे, ये आपको एक गोल संरचना दिखाई देगी। ये सबसे अंदर की संरचना है, इसको हम कहते हैं भ्रूण कोश। ये इंग्लिश में इसको कहते हैं एम्ब्रियो सेल। बताइए क्या बात समझाएगा, मैं सबको बाहर ला के बता रहा हूँ आपको, ये एक साथ हो जाएगा। तो ये संरचना मैं बाहर लेके बताइए आपको यहाँ से, है, ये क्या कहलाती है, भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश में जो आपको ऊपर जो 3 कोशिकाएं दिखाई दे रही है, इन तीनों कोशिकाओं का नाम होता है प्रतिमुखी कोशिका। या इसी को एक और नाम दे देते हैं प्रतिध्रुवी, एक ही बात है। प्रतिमुखी कोशिका या प्रतिध्रुवी कोशिका, ये तीनों कोशिकाएं मिलकर क्या कहलाती है, प्रतिमुखी कोशिका या प्रतिध्रुवी कोशिका। बीचों बीच में आपको जो एक कोशिका दिखाई दे रही है जिसके अंदर 2 केंद्रक हैं, ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक केंद्रक। ये जो द्वितीय केंद्रक है, ये द्वितीय केंद्रक 2n होता है। 2n का मतलब होता है द्विगुणित डिप्लॉइड, ठीक है। और ये जो ऊपर वाले सभी दिखाई दे रहे हैं ये nn होते हैं। n का मतलब होता है अगुणित। क्या बात मेरी समझ आई? बाकी सभी में आप देख रहे हैं कि आपको एक कोशिका के अंदर एक केंद्रक दिखाई दे रहा है। हमेशा ध्यान रखना, पहले कोशिका लेसन जब पढ़ेंगे बताएंगे, आप वैसे 11th पढ़ रखा है कोशिका आपने, कि एक कोशिका के अंदर एक केंद्रक भी हो सकता है, बहुत सारे केंद्रक भी हो सकते हैं। यानी एक केंद्र की अवस्था भी हो सकती है, बहु केंद्र की अवस्था भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर कितने केंद्रक हैं, 2। नीचे जो आपको कोशिकाएं 3 दिखाई दे रही है, इन कोशिकाओं के समूह को तो एक नाम दे देते हैं अंड समुच्चय। क्या नाम दे दिया हमने इसको, अंड समुच्चय। और इस अंड समुच्चय में ध्यान रखना है कि 3 कोशिकाएं हैं, तो तीनों कोशिकाओं को हमने बांटा है कि एक कोशिका जो ऊपर वाली कोशिका है, ये ऊपर वाली कोशिका कहलाती है अंड कोशिका। ऊपर वाली कोशिका क्या कहलाती है, अंड कोशिका। और ये जो नीचे वाली दोनों कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं हम कहते हैं सहायक कोशिका। बताइए क्या बात समझ आई कि नहीं? एक बार वापस से देखना है इसकी संरचना, क्योंकि यही संरचना महत्वपूर्ण है, बाकी इसमें कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं। आगे पूरा जो लेसन आएगा वो पूरा लेसन एक तो आपके परागकण पर और एक आपके इस भ्रूण कोश पर ही आधारित है, बाकी ये संरचना कोई इंपॉर्टेंट नहीं। समझ के बात को, कोई दिक्कत? तो ध्यान रखें, ये जो डायग्राम है ये इस साल से पिछले साल, यानी पिछले साल ये इसकी संरचना आई थी। इसकी संरचना केवल इसकी संरचना बनानी आई थी, है ना। तो भ्रूण कोश में वापस देख लो क्या है, भ्रूण कोश में क्या है कि 7 कोशिकाएं हैं। कितनी कोशिकाएं हैं, 7 कोशिका। और केंद्र कितने हैं, 8 केंद्र। यानी भ्रूण कोश हमेशा 7 कोशिकीय 8 केंद्र की अवस्था होती है। 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की अवस्था। और इस 7 कोशिकीय 8 केंद्र की अवस्था के एक नाम दे देते हैं
पॉलीगोनम प्रकार। क्या नाम दे देते हैं इसको? पॉलीगोनम प्रकार। ये जो पॉलीगोनम प्रकार है, ये पॉलीगोनम एक पौधा होता है, उस पर जो एक वैज्ञानिक था स्टार्सबर्गर, उस स्टार्सबर्गर ने इसकी क्या की थी खोज की थी। तो उसी आधार पर इसका नाम क्या पड़ गया? पॉलीगोनम प्रकार। तो एग्जाम में यदि आ जाए कि पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश की संरचना बताओ, तो पॉलीगोनम भ्रूण प्रकार संरचना यही समझ गए, यानी 7 कोशिका 8 केंद्र की अवस्था। एग्जाम में आपके क्वेश्चन भी आ सकता है या आपके नीट में कि आवर्त बीजी के भ्रूण कोश की संरचना होती है, ठीक है ना। 7 कोशिके 7 केंद्र की, 8 कोशिके 7 केंद्र की, 7 केंद्र की 8 कोशिकी, है ना, या 7 कोशिके 8 केंद्र की। तो आपका आंसर क्या होगा? 7 तो कोशिके और 8 केंद्र की अवस्था होती है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3, ये तो कोशिका है 3, फिर ये चौथी कोशिका, फिर ये 5वीं 6ठी 7वीं। लेकिन यदि आप केंद्र गिनो, केंद्र यानी डॉट डॉट वाले गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो केंद्र को है, 7 क्या हुई? कोशिका। बताओ क्या मेरी बात समझ आई कि नहीं? तो ये आपका क्या कहलाता है? भ्रूण कोश संरचना। अब ये जो भ्रूण कोश है, इस भ्रूण कोश को जो गहरी हुई संरचना रहती है, इस भ्रूण कोश को जो गहरी हुई संरचना रहती है, ये आपके क्या कहलाती है? बीजांड का। इस तरह से ये मृदुतक कोशिकाओं का समूह होता है, इसको क्या किया जाता है? पूरी तरह से घेरा जाता है। तो इस भाग को हम क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बीजांड काय। तो भ्रूण कोश को गहरी हुई संरचना क्या कहलाती है? बीजांड काय। भ्रूण कोश सबसे बीच की संरचना, सबसे अंदर की संरचना, उसको घेरे हुए संरचना बीजांड काय, ठीक है। उस बीजांड काय को भी गहरी हुई संरचना जो कहलाती है, उसे कहते हैं अध्यावरण। क्या कहते हैं उसे? अध्यावरण कहते हैं, ठीक है। ये जो अध्यावरण है, ये 2 अध्यावरण होता है, यानी एक द्विअध्यावरण होता है। यानी संख्या वैसे 1 होता है तो एक अध्यावरणी कहेंगे, 2 होगा तो द्विअध्यावरणी कहेंगे। तो अध्यावरणी का मतलब होता है कि परत, यानी 2 परतों से मिलकर बनी हुई। तो आप देख सकते हैं कि 1 परत और ये 2 परत, इसी तरह से 1 परत और ये 2 परत, यानी स्टार्ट यहाँ से होती है, ध्यान का, ठीक है ना। इसके बीजांड के 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है निभाग, सबसे ऊपर का जो भाग होता है वो भाग क्या कहलाता है? निभाग। और इसी निभाग से ये जो अध्यावरण है ये स्टार्ट होती है। लेकिन ये अध्यावरण जो होती है वो क्या करती है कि जाते जाते एक जगह पर क्या होती है? मिलती नहीं है। मतलब संपूर्णतः ये क्या होती है? पूर्णतः मिलती नहीं है, बल्कि कुछ जगहों पर क्या होती है? खाली रह जाती है। और उस खाली संरचना को हम क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। बीजांड समझ गए, और द्वार का मतलब छेद। यानी यहाँ से क्या होता है कि जो परागकण है, उस परागकणों का क्या होता है? प्रवेश होता है। यानी वे परागकण जो होते हैं वो परागकण जाएंगे कहाँ? इसी के अंदर जाएंगे, भ्रूण कोश के अंदर। यानी परागकण जो होते हैं वो भ्रूण कोश के अंदर जाते हैं, अंडाशय के अंदर जाएंगे। अंडाशय के अंदर क्या होगा? अंडाशय के अंदर क्या होगा? आपके बीजांड। तो बीजांड के अंदर ये जाते हैं, और बीजांड के अंदर कहाँ जाते हैं आगे हम बात करेंगे जब निषेचन की करेंगे। तो ये क्या काम है? बीजांड द्वार में पूछ रहे बीजांड द्वार क्या काम आता है? तो बीजांड द्वार का काम क्या है कि आपके परागकणों का प्रवेश होता है, ठीक है ना। ये बनते कैसे हैं कि जो आपके अध्यावरण होते हैं वो अध्यावरण क्या होते हैं कि पूरी तरह से नहीं जुड़कर कुछ जगहों पर क्या हो जाते हैं? छूट जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? इसके अलावा आपको एक देख रहा है कि बीजांड ग्रंथ। तो बीजांड ग्रंथ क्या होता है कि जो आपका इस तरह से मैंने आपको संरचना बनाई थी ऐसे, ये से, तो ये तो जो ऊपर ये संरचना इससे कहते हैं बीजांडासन। बीजांडासन का मतलब होता है जब बीजांड आसन करें ये विराजित होंगे। तो ये जो बीजांड जहां से जुड़े रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बीजांड ग्रंथ कहते हैं, ठीक है ना। बीजांड ग्रंथ क्या होंगे? बीजांडासन से
जुड़ी हुई संरचना, ठीक है ना। और हाइलम क्या, ये सॉरी नाभिका, नाभिका क्या करेगी, जो बीजांड है वो जो ये बीजांड है, ये बीजांड व्रंश से जुड़ी हुई संरचना, ठीक है ना। ये तो जैसे देखो ये पेन है, ये पेन का ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा क्या कहलाता है, मान लो बीजांड व्रंश, और ये मान लो क्या है आपका बीजांड, और ये जो बीज की संरचना है, ये बीज की संरचना क्या कहलाती है, नाभिका। यानी ये नाभिका क्या करती है, बीजांड और आपके बीजांड और बीजांड व्रंश के बीज की संरचना, यानी ये इसको टिकाने का काम करती है। ये अगर नहीं होगा तो ये इस पर टिकेगा नहीं, तो इस पर क्या करता है, जोड़ने का काम करती है। इस तरह ये एक संरचना आपको मोटी संरचना दिखाई दे रही ब्लैक ब्लैक कलर की, इसे हम कहते हैं रेफे। ये रेफे क्या करता है, इसको एक तरह से प्रोटीन का निर्माण का भी काम करता है, और दूसरा इसको क्या करता है, आपके कठोरता प्रदान करता है ताकि ये टूटे नहीं। पता है क्या बात समझ आई कि नहीं, कोई दिक्कत? देखो मैं इसको वापस बना देता हूँ। कैसा ये मैंने बनाया था, ये सबसे बीचों बीच आपका पाया जाएगा भ्रूण कोश, समझ गए। भ्रूण कोश किससे घिरा रहेगा, आपके बीजांड काय से। ये भ्रूण कोश, भ्रूण कोश किससे घिरा हुआ है, बीजांड काय से, ठीक है ना। बीजांड काय किससे घिरा हुआ है, अध्यावरण से, इस तरह से। इस तरह से ये दोनों अध्यावरण क्या कहलाएंगे, एक तो बाह्य अध्यावरण जो बाहर होगी, और जो अंदर वाली होगी उसे हम क्या कहेंगे, आंतरिक अध्यावरण। बाहर वाली को बाह्य अध्यावरण, अंदर वाली को आंतरिक अध्यावरण। कितनी अध्यावरण होती है, 2। तो बस ये इतनी से संरचना बताइए, क्या बात समझाएगी। बीजांड में क्या क्या है, भ्रूण कोश सबसे अंदर, भ्रूण कोश को घेरे हुए संरचना बीजांड काय, बीजांड काय को घेरी हुई संरचना अध्यावरण, अध्यावरण के अध्यावरण, और उसके बीच जो आपका बीजांड है, बीजांड का सबसे ऊपर वाला जो भाग होगा उसे हम कहेंगे निभाग, और जो नीचे वाला भाग होगा उस भाग को हम कहेंगे बीजांड द्वार। बीजांड द्वार क्या होता है कि जो आपके अध्यावरण है वो अध्यावरण आपस में जुड़ती नहीं, कई जगह पर, कुछ जगह पर क्या हो जाती है खाली, तो उसे हम कहते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार क्या काम करता है कि पराग कोश को क्या करता है, प्रवेश का काम करता है। अगला आता है कि नाभिका, नाभिका क्या करती है, बीजांड व्रंश को और बीजांड को आपस में जोड़े रखने का क्या करती है, काम करती है। तो बताओ ये बात यहाँ तक समझ आई कि नहीं। ये जब तक आपके पल्ले नहीं पड़ेगा ये बीजांड की संरचना, तब तक आगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ आई कि नहीं। आराम से इस चीज को अच्छे से आप रिवाइज करो घर पे आज बैठ के, अच्छे से इसको पढ़ो, ताकि मैं अगला जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ आ सके। समझ गए बात को। तो यहाँ तक आप आज इसको पढ़ो। आज हमने क्या पढ़ा, एक तो जायांग के बारे में, समझ गए। तो जायांग का हमने पढ़ा था, जायांग में एक वापस में रिवाइज करा जाता हूँ जो हमने पढ़ा है। जायांग में हमने क्या पढ़ा, जायांग पहले तो बात है, जायांग क्या है, मादा जननांग। जायांग का एक भाग क्या कहलाता है, अंडक, ठीक है। अंडक जो होता है उस अंडक की कितनी संरचनाएं होती है, 3 संरचनाएं। सबसे बाहर की व्रतिकाग्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टिग्मा। दूसरी होती है व्रतिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टाइल, है ना। और तीसरी जिसे हम कहते हैं अंडाशय। और अंडाशय जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओवरी। और यही जो अंडाशय है, इसी अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं, बीजांड। क्या बात समझाई कि नहीं। और इसी बीजांड के अंदर क्या पाया जाता है, भ्रूण कोश, समझ गए। और इसी भ्रूण कोश के अंदर क्या होती है, 7 कोशिकाएं,
यानी भ्रूण कोश 7 कोशिकीय प्लस 8 केंद्र की अवस्था होती है। समझ गए? और ये जो 7 कोशिकीय 8 केंद्र की अवस्थाएं हैं, इसको एक नाम दे देते हैं पॉलीगोनल प्रकार। और ये जो पॉलीगोनल प्रकार है, ये किस वैज्ञानिक ने दिया था? स्ट्रासबर्गर। वैज्ञानिक था स्ट्रासबर्गर। उस स्ट्रासबर्गर ने पॉलीगोनल पादप होता है, उस पॉलीगोनल पादप के अंडाशय के अंदर इसकी खोज की थी, तो उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? पॉलीगोनल प्रकार। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ आई कि नहीं? जायांग था, जायांग के अंदर अंडक था, अंडक की 3 संरचनाएं थी, 3 में से ये संरचनाएं केवल सहायक के काम आती हैं, ठीक है ना। जनन में केवल इसका योगदान होता है। अंडाशय, अंडाशय के अंदर बीजांड, बीजांड के अंदर भ्रूण कोश, ठीक है ना। और भ्रूण कोश जो होता है वो 7 कोशिकीय 8 केंद्र की अवस्थाएं होती है। और ये क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? पॉलीगोनल प्रकार कहते हैं। और पॉलीगोनल प्रकार के संख्या निर्माण किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने। ये जो भ्रूण कोश है, इस भ्रूण कोश के अंदर क्या क्या होता है? इस भ्रूण कोश के अंदर 7 कोशिकाएं कौन कौन सी होती है? ऊपर वाली जो 3 कोशिकाएं होती है, इन 3 कोशिकाओं को हम कहते हैं प्रतिध्रुवी कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका। बीच में जो एक कोशिका होती है उसे हम कहते हैं द्वितीयक केंद्रक। और नीचे वाली 3 कोशिका होते हैं उस पूरे समूह को अंड समुच्चय कहते हैं। उनमें से जो ऊपर वाली कोशिका है, उस ऊपर वाली कोशिका को हम कहते हैं अंड कोशिका, और नीचे वाली 2 कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। तो ये आज हमने इतना पढ़ा है, ये इतना आज आप टॉपिक अच्छे से पढ़ें। और इसके नोट्स मैंने आपको अवेलेबल करवा रखे हैं, है ना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स आपको अवेलेबल करा रखे हैं, वो आप अच्छे से नोट्स उसमें देखें। वहाँ अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे आप ज़रूर पूछें, ठीक है ना। घर पे अच्छे से भाई पढ़ते रहें, ठीक है ना। अब आने वाला टाइम ऑनलाइन का ही चलना है ना। तो घर पे अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं अच्छे अच्छे। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू।